टाइट्रेशन का मैं ज्यादा इसलिए पूछ रही हूँ कि टाइट्रेशन यहाँ पे एंड नहीं होगी, बल्कि जब हम अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स पढ़ेंगे तो वहां पे टाइट्रेशन वाले कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे। उस टाइम पे टाइट्रेशन मैंने नहीं करवानी, बल्कि वो आप लोगों ने करवानी। ठीक है, एक बात ये, और दूसरा ये कि टाइट्रेशन की बेस पे बहुत से न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ करके हेंडरसन इक्वेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि किस तरह से हम टाइट्रेशन कर्व को यूज करते हुए या किसी भी एक बफर सिस्टम के अंदर कंसंट्रेशन प्रोटोनेटेड फॉर्म की ज्यादा है, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म की ज्यादा है, और उसकी टाइट्रेशन कर्व कैसे ड्रॉ की जाती है। ठीक है, सो प्रीवियस लेक्चर से हम लोग थोड़ा सा टाइट्रेशन कर्व का आइडिया लेते हैं और उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड और ट्राइप्रोटिक एसिड का कॉन्सेप्ट मैं पहले दे चुकी हूँ, पता है ना। और लास्ट लेक्चर में एक चीज हमने जो आइडेंटिफाई की थी वो क्या थी कि कोई भी वीक एसिड एज अ बफर एक्ट कर सकता है, वीक एसिड या वीक बेस एज अ बफर एक्ट कर सकता है किस जोन के अंदर, ऐसे सॉल्यूशन के अंदर वो अपनी बफरिंग कैपेसिटी शो कर सकता है जिसकी पीएच इसकी पीके वैल्यू से 1 यूनिट कम और 1 यूनिट ज्यादा। जैसे कि एसिटिक एसिड की एग्जांपल हमने ली थी कि इसकी जो पीके ए वैल्यू है, दिस इज अ वीक एसिड, और इसकी पीके वैल्यू 4.76 है। इट मींस कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच 3.76 से लेके 5.76 तक है, उस सॉल्यूशन में ये पीएच चेंज को रेजिस्ट कर सकता है। उसके अलावा किसी दूसरे सॉल्यूशन में ये बफरिंग कैपेसिटी शो नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट हमें टाइट्रेशन कर्व से मिला। और कैसे पता चला है? क्योंकि हमने वहां पे देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जब हम बेस को ऐड करते हैं एसिड के एक्वस मीडियम के अंदर, बेस की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, तो हमें पता चला था कि बिल्कुल स्टार्ट में जब आपके इस वीक एसिड विच इज एसिटिक एसिड जिसकी पीके वैल्यू कितनी है 4.76, बिल्कुल स्टार्ट में सॉल्यूशन की पीएच क्या होती है, रैपिड इंक्रीज होती है। उस टाइम पे पीएच रेजिस्ट, उसका चेंज रेजिस्ट हो ही नहीं रहा। इट मींस कि हमें ये पता चला कि बिल्कुल स्टार्ट में 1, 2 और 3 पीएच रेंज के ऊपर इतना सडन इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि तब एसिटिक एसिड बफरिंग कैपेसिटी शो नहीं कर रहा। और इसके पीछे रीजन क्या थी कि ये बफरिंग कैपेसिटी शो नहीं करता? वही पॉइंट जो हमने कंडीशंस के टाइम देखा था कि वीक एसिड किन कंडीशंस में अपना प्रोटॉन रिलीज करते हैं। तो हमें ये पता चला था कि वीक एसिड हमेशा एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर अपना प्रोटॉन रिलीज करते हैं जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू उनकी पीके वैल्यू के या तो इक्वल है या सॉल्यूशन की पीएच उनकी पीके वैल्यू से ज्यादा। सो यहाँ पे 1, 2, 3 पीएच के ऊपर ये एज अ बफर एक्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये प्रोटॉन रिलीज नहीं कर सकता। ठीक है, जब इसकी पीएच 3.76 तक पहुंचेगी सॉल्यूशन की पीएच, अब सबको ये पता है ये इंक्रीज क्यों हो रही है। लास्ट लेक्चर में मैंने काफी डिटेल से बताया था कि जब आप OH नेगेटिव आयंस ऐड करते हो तो जितने OH नेगेटिव आयंस ऐड करते हैं उतने प्रोटॉन्स कंज्यूम होते जाते हैं मीडियम से। ठीक है, और जितनी प्रोटॉन्स कंसंट्रेशन कम होती जाएगी इट मींस उतनी पीएच क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस को ऐड करने की वजह से सॉल्यूशन में प्रेजेंट प्रोटॉन कंज्यूम हो रहे हैं और इन प्रोटॉन्स की कंजप्शन की वजह से हमारे पास पीएच क्या हो रही है, तो इनिशियली OH नेगेटिव आयंस को ऐड करने की वजह से प्रोटॉन कंज्यूम होना शुरू हो गए, बिकॉज जितने OH नेगेटिव आयंस ऐड करेंगे दे विल कंबाइन विद प्रोटॉन्स और उन्हें न्यूट्रलाइज करेंगे। सो प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम होने की वजह से आपकी पीएच क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। 3.76 के करीब हमने देखा कि पीएच में जो चेंज है वो बहुत कम होना शुरू हो गया। ठीक है, पीएच का चेंज बहुत कम होना शुरू हो गया। आप प्रोटॉन OH नेगेटिव आयंस ऐड करते जा रहे हो बट पीएच आपकी जो है वो बहुत कम रेंज के साथ चेंज हो रही है। पहले आपका 1, 2, 3 यूनिट्स का इंक्रीज था, लेकिन अब जो पीएच का इंक्रीज है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसकी क्या रीजन है? बिकॉज अब आपका सॉल्यूशन एक ऐसी पीएच को
अप्रोच कर चुका है जो कि एसिड की पीके वैल्यू के बहुत करीब है। और अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, अब आपने यहाँ पे जो वीक एसिड ऐड किया था, दिस वीक एसिड हैव कैपेसिटी कि ये अपने प्रोटॉन को क्या कर सके, रिलीज कर सके। सो मीडियम में जो प्रोटॉन्स की डेफिशिएंसी हो रही है, उस प्रोटॉन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए आपका वीक एसिड प्रोटॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। सो इस वजह से इस कंडीशन के ऊपर जो पीएच का चेंज है वो क्या होगा, मिनिमाइज होगा, बिकॉज इन कंडीशंस में आपका वीक एसिड क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। और सोल्यूशन के अंदर इसकी दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, प्रोटोनेटेड एज वेल एज डीप्रोटोनेटेड। जबकि इससे नीचे वाले केस में हमने ऑब्जर्व किया कि आपका सारा वीक एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, प्रोटोनेटेड, बिकॉज उसे यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज करने की परमिशन नहीं। 3.76 से 5.76 तक की रेंज में आपका जो वीक एसिड है, सो 3.76 से 5.76 तक की रेंज में आपकी पीएच का चेंज कम से कम है। और वो क्यों है, बिकॉज यहाँ पे आपका वीक एसिड डीप्रोटोनेट होना शुरू हो गया, प्रोटॉन रिलीज करना शुरू हो गया। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम जितने प्रोटॉन रिलीज कर सकता है वो करेगा, बिकॉज उसे सोल्यूशन की पीएच को क्या करना है, रिस्टोर करना है। सो आपकी इस रेंज तक मैक्सिमम जितना प्रोटोनेटेड होगा एसिड वो डीप्रोटोनेट हो जाएगा और प्रोटॉन्स को रिलीज करेगा, बिकॉज अभी से परमिशन है प्रोटॉन रिलीज करने की। एक रेंज ऐसी आती है 5.76 के ऊपर कि आपका ये जो वीक एसिड है ये सारे के सारे प्रोटॉन रिलीज कर चुका है, और मीडियम में प्रोटॉन कंसंट्रेशन इतनी नहीं है कि ये रिकंबाइन करके वापस प्रोटोनेटेड फॉर्म बनाए। प्रोटॉन्स को तो मीडियम में पीएच को मेंटेन करना है ना, सो रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट भी फेवरेबल नहीं है। सो अब आपके मीडियम के अंदर डीप्रोटोनेटेड फॉर्म प्रीडोमिनेट करेगी, और अगर आप दोबारा OH नेगेटिव आयंस ऐड करते हो, दोबारा से बेस ऐड करते हो, जो कि यहाँ पे आप देखते हैं ऐड हो रही है, तो अब इस कंडीशन में सॉल्यूशन की पीएच को ये मेंटेन नहीं रख सकता, बिकॉज पहले मेंटेन रखने के लिए इसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म प्रोटॉन रिलीज कर रही थी, बट अब मीडियम के अंदर इसकी जो फॉर्म है वो कौन सी है, डीप्रोटोनेटेड। सो अगेन पीएच का जो चेंज है वो बहुत रैपिड चेंज है। सो टाइट्रेशन कर्व से हम यहाँ पे 3 जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं, 3 रीजन्स आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसा रीजन जिसमें आपका वीक एसिड प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दिस वन। फिर आपका वो रीजन आता है जिसमें आपकी बफरिंग कैपेसिटी शो करता है वीक एसिड, इसमें इसकी कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है, प्रोटॉन डोनर एज वेल एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। और थर्ड आपके पास वो जोन आता है जिसमें आपका अगेन बफरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रीडोमिनेंट फॉर्म कौन सी है, प्रोटॉन एक्सेप्टर या डीप्रोटोनेटेड फॉर्म या कॉन्जुगेटेड फॉर्म यहाँ पे को एग्जिस्ट करती है। तो इट मींस कि इस केस में यहाँ पे आपके पास, बल्कि ये पॉइंट हमारे सेक्शन में डिस्कस करेंगे, इन 3 पॉइंट्स को अगर हम माइंड में रखें और एक इक्वेशन अब मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी, और उससे हम इस टाइट्रेशन कर्व को दोबारा से चेक करेंगे कि एक्चुअली उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टाइट्रेशन कर्व वैलिड है या नहीं। ठीक है, सो वो कौन सी इक्वेशन है, उसको स्टार्ट करते हैं। एसिड डिसोसिएशन रिएक्शन से अगर हम स्टार्ट करें, एक जनरल रिएक्शन है जिसमें आपका एक एसिड HA डिसोसिएट होकर प्रोटॉन रिलीज करता है और साथ में कॉन्जुगेट बेस रिलीज करता है। वीक एसिड है, सो वीक एसिड की स्ट्रेंथ या इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, Ka is equal to concentration of protons into concentration of conjugate base divided by concentration of protonated acid। यही है ना, ये इसका क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब अगर हमें यहां से सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करनी है, प्रोटॉन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया जा सकता है। ठीक है, वो कैसे किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, जिसमें आपके पास Ka से मल्टीप्लाई होगा ये फैक्टर, और यहाँ पे आपके पास आएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। हमें चूंकि प्रोटॉन कंसंट्रेशन देखनी है,
ताकि हम देख सकें कि सॉल्यूशन की पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इस एसिड डिसोसिएशन का। सो प्रोटॉन कंसंट्रेशन अगर आइडेंटिफाई करनी है तो आप यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड को कैंसिल करोगे और आपके पास ये कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू Ka into concentration of acid over concentration of conjugate base। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों साइड्स पे नेगेटिव लॉग लें, बिकॉज Ka अगेन आपके पास नेगेटिव पावर्स के साथ आ सकता है और उसको कैलकुलेशंस में डील करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो हम दोनों साइड्स पे अगर नेगेटिव लॉग लेते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ proton concentration is equal to negative log of Ka into Ha over A। दोनों साइड से आप क्या ले रहे हो, नेगेटिव लॉग ले रहे हो। अब इस केस में आपका ये वाला जो नेगेटिव लॉग है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे फैक्टर के साथ, ऐसे ही है ना, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो नेगेटिव लॉग है ये इन दोनों फैक्टर्स के साथ आएगा, which is equal to negative log of Ka and negative log of concentration of acid over concentration of conjugate base। ये वैसे ही है ना जैसे आपके पास 2 into A and B, तो ये आपके पास दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2A and 2B। So, अब यहाँ पे negative log of proton concentrations is equal to pH, which is equal to negative log of Ka, which is pKa, and this minus, अगर इस माइनस साइन को हम प्लस में कन्वर्ट करें तो आपकी ये वाली जो वैल्यूज हैं ये शफल हो जाएंगी, log of conjugate base over acid। ठीक है, सो हमने इस एक्सप्रेशन को चेंज किया है प्लस के साथ और उसके लिए आपका ये वाला एक्सप्रेशन क्या हुआ है, इन्वर्ट हुआ। तो ये फाइनल इक्वेशन है जिसे हेंडरसन-हेजेलमैन इक्वेशन कहा जाता है। इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन के अंदर पीएच को pKa वैल्यू के साथ या कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस के साथ रिलेट कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है या कोई वीक एसिड है, आपसे कहा जाता है, अब ये ध्यान से सुनिएगा, आपसे कहा जाता है कि कोई वीक एसिड है, सपोज एसिटिक एसिड, इसकी पीके वैल्यू 4.76 है। ठीक है, कंसंट्रेशंस आपको बताई जाती हैं कि अगर इसकी डिसोसिएशन के बाद आपके पास कॉन्जुगेट बेस की इतनी कंसंट्रेशन हो और एसिड की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो तो कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं कि ये वीक एसिड किस पीएच के ऊपर बफरिंग कैपेसिटी शो करता है। यानी अगर आपके पास इन तीनों में से कोई एक एक्सप्रेशन अननाउन है, वो पीएच हो सकती है, पीके हो सकती है या कंसंट्रेशंस हो सकती हैं, तो आप उस अननाउन फैक्टर को नॉन फैक्टर्स के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। बफर जोन के बारे में इसकी एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं कि अगर हमें एसिटिक एसिड के बारे में आइडिया है, सपोज मेरे पास एक सोल्यूशन है, उसकी पीएच 5 है और मैंने उसको 5 पे ही मेंटेन रखना, और मुझे पता है कि एक बफर ऐसा है जो कि पीएच 3.76 से लेके 5.76 तक पीएच के रेंज को क्या करता है, मेंटेन करता है, एंड दिस बफर इज एसिटिक एसिड बफर, और मुझे वो बफर लैब में बनाना है। अब वो बफर मैंने बनाना है और जिस एसिड का बनाना है उसकी पीके वैल्यू भी मुझे नोन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसमें मैंने कॉन्जुगेट बेस की कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है और एसिड की कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है तब वो बफर बने। ठीक है, सो इस इक्वेशन में पीएच और पीके वैल्यूज को ऐड करके मैं इस अननोन फैक्टर को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ और फिर लैब में मैं उतनी क्वांटिटी में कॉन्जुगेट बेस और उतनी क्वांटिटी में कॉन्जुगेट एसिड को मिक्स करूंगी तो वो सोल्यूशन जो है वो बफरिंग कैपेसिटी शो कर सकता है। ठीक है, सो हेंडरसन इक्वेशन से आपको इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से इस हेंडरसन इक्वेशन की एप्लीकेशंस को एक दफा स्लाइड से देखें और उसके बाद इसमें से जो एप्लीकेशंस जो हैं वो टाइट्रेशन के थ्रू वैलिड साबित हो रही हैं उनको चेक करें।
सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम नॉर्मली ये कहते हैं ना कि आपकी जो टाइट्रेशन कर्व है उसमें मिड पॉइंट बफरिंग जोन है, और यहाँ पे हम ये कंक्लूड करते हैं कि मिड पॉइंट पे आपकी प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। और एक्चुअली वो को एग्जिस्ट क्यों करती है? क्योंकि इस केस में आपके सोल्यूशन की पीएच एसिड की पीके वैल्यू के इक्वल होती है ऑलमोस्ट। तो हेंडरसन इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू पुट करके चेक करें तो इस केस में हम कहते हैं, या इसको हम दूसरी तरह से इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस केस में आपके पास प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों इक्विमोलर कंसंट्रेशन से प्रेजेंट होती है ना, जितनी कंसंट्रेशन डोनर की है उतनी कंसंट्रेशन एक्सेप्टर की है। इससे नीचे प्रोटॉन डोनर हाई कंसंट्रेशन में और इससे ऊपर प्रोटॉन एक्सेप्टर हाई कंसंट्रेशन में। लेकिन ये वो मिड पॉइंट है जिसमें प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों की कंसंट्रेशंस क्या है? इक्विमोलर कंसंट्रेशंस है, इक्वल कंसंट्रेशंस में प्रेजेंट है। तो अगर हेंडरसन इक्वेशन में ये चीज लिख के हम कैलकुलेशन करें तो हमें यहाँ से क्या समझ आएगा? pH is equal to pKa plus log of acceptor over donor या base over acid। तो अगर इन कंसंट्रेशंस को हम इक्वल करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे है, 1 मोलर कंसंट्रेशन वहां पे है, log of 1 is equal to 0 प्लस 0। सो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया कि एक्चुअली यहाँ पे कंसंट्रेशन इक्वल इसलिए हुई है बिकॉज इस केस में सॉल्यूशन की पीएच पीके वैल्यू के क्या है? इक्वल है। यही तो हम कह रहे हैं, स्टार्ट में हमने यही कंडीशन आइडेंटिफाई किया ना कि क्योंकि इस रेंज में आपकी सॉल्यूशन की पीएच एसिड की पीके वैल्यू की इक्वल होना शुरू हो गई है तो प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे। सो हेंडरसन इक्वेशन इसको जो है वो राइट प्रूव कर रही कि यस, जब आपके पास प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर की कंसंट्रेशंस किसी सॉल्यूशन में इक्वल होती हैं तो एट दैट टाइम उस सॉल्यूशन की पीएच एसिड की पीके वैल्यू के इक्वल हो जाती है, एंड दैट इज द रीजन कि उस टाइम पे उस वीक एसिड के पास कौन सी एबिलिटीज आ जाती हैं? बफरिंग एबिलिटीज, बफरिंग जोन उसे कहते हैं। समझ आया ये पॉइंट? सो हेंडरसन इक्वेशन ने टाइट्रेशन कर्व को जो है वो राइट प्रूव किया इस हवाले से। जी जी वो जैसे अब हम टाइट्रेशन कर्व के थ्रू एक स्टैंडर्ड जैसे डेवलप कर लेते हैं तो हमने डिफरेंट वीक एसिड्स की स्टैंडर्ड कर्व या टाइट्रेशन कर्व को चेक करके नॉन सॉल्यूशन के ऊपर आइडेंटिफाई किया कि किस रेंज ऑफ पीएच के ऊपर जो है वो वर्क करते हैं। तो यानी जैसे अभी मैंने टाइट्रेशन कर्व बताया कि OH नेगेटिव आयंस को ऐड किया और देखा कि पीएच चेंज होती है, यानी ऐड किया इंडिकेटर से देखा पीएच 1 से 3 पे चली गई, फिर ऐड किया 3 से 3.1 पे, इसका मतलब चेंज नहीं हो रही ज्यादा, फिर आपने और ज्यादा ऐड किया 3.1 से 3.2 पे गई। सो आपने वो रेंज आइडेंटिफाई कर ली जिसके ऊपर वो पीएच को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। यहाँ 3 से लेके 3.2 में कितना डिफरेंस आ रहा है? इसका मतलब 3 से उसकी वो बफरिंग कैपेसिटी स्टार्ट हो गई है। तो ये एक रूल आप पेट रूल के तौर पे से याद रख सकते हो कि हर वीक एसिड या वीक बेस के केस में जो बफरिंग जोन है वो उसकी पीके वैल्यू से 1 यूनिट कम और 1 यूनिट हाई। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सो बच्चों ये 3 कैलकुलेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। हेंडरसन इक्वेशन को अप्लाई करते हुए आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर किसी सॉल्यूशन में आपको pH गिवन है और प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर की कंसंट्रेशंस गिवन है तो यू कैन कैलकुलेट pKa। ऐसे है ना कि अगर ये दो फैक्टर्स गिवन है, pH गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, तो आप pKa कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से अगर किसी सॉल्यूशन में आपको pKa एंड मोलर कंसंट्रेशंस गिवन है तो यू कैन कैलकुलेट pH, जिस पे वो एज अ बफर एक्ट कर सकता है बिकॉज़ आपको pKa और कंसंट्रेशंस गिवन है। और अगर pH और pKa वैल्यूज गिवन है तो यू कैन कैलकुलेट कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर्स, जिसके ऊपर वो वीक एसिड एज अ बफर एक्ट कर सकता है। ठीक है, सो हेंडरसन इक्वेशन से ये 3 कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली बफर्स होते क्या हैं। अभी मैंने वीक एसिड की टाइट्रेशन आप लोगों के सामने डिस्कस की है और ये बताया कि वीक एसिड कब एज अ बफर एक्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअली बफर्स में क्या क्या चीज होती है और वो किस तरह से जो है वो
पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं, वो मैकेनिज्म क्या है, अगर टाइट्रेशन कर्व आप लोगों ने समझ ली है तो वो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। जी बच्चे। अच्छा, इसके ना मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो कि मैं ये चैप्टर खत्म होने के बाद एलएमएस पे अपलोड करूंगी और आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से वो हो जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप उसको सॉल्व करके, इससे पहले मैंने 1 से 2 क्वेश्चन शायद आप लोगों को पहले भी दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं क्लास में बता रही हूँ, या आप लोग किसी असाइनमेंट की फॉर्म में उनको नोट करते जाएं, उनके आंसर्स लिखते जाएं, और किसी भी वक्त मैं वो असाइनमेंट आप लोगों से कलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है जी, बफर स्टार्ट करें। काफी हद तक बफर आप लोगों को समझ आ चुके हैं अगर टाइट्रेशन समझ लिए तो। अब आज इस क्लास से निकल के जाने के बाद बफर्स का कॉन्सेप्ट किसी का भी जो है ना वो खराब नहीं होना चाहिए। अच्छा, बफर्स के बारे में नॉर्मली हम कहते हैं, जब भी बफर का नाम सुनते हैं, बफर क्या है, एनी सॉल्यूशन व्हिच कैन रेजिस्ट चेंज इन पीएच, उसे बफर कहा जाता है। ये इनकी स्पेशलिटी है कि दे रेजिस्ट चेंज इन पीएच, और इसी वजह से बिकॉज हमारी बॉडी के डिफरेंट एंजाइम्स प्रोसेसेस दे आर पीएच डिपेंडेंट, सो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट आपके जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इवन साइटोसोल के अंदर डिफरेंट ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि बफरिंग एबिलिटीज शो करते हैं। जैसे एनिमल सेल्स में आपके पास एक तरफ तो सेल है, इस सेल के साथ साथ आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी है, यानी वो पोर्शन जो कि सेल्स के दरमियान प्रेजेंट है। इसके अलावा डिफरेंट आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि फ्लूइड्स वगैरह को, सॉरी आयंस को, इलेक्ट्रोलाइट्स को और न्यूट्रिएंट्स को जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एक सेल से दूसरे सेल पर। सो इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स की पीएच बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसको हमें मेंटेन रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टमक की बात करते हैं तो वहां पे एसिडिक पीएच है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो वहां पे अल्कलाइन पीएच है, इसी तरह से अगर स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो वहां पे भी पीएच स्लाइड अल्कलाइन है, ब्लड की बात करते हैं तो वहां पे न्यूट्रल पीएच है। सो बॉडी के अंदर भी डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट पीएच रेंजेस हैं, और हर कंपार्टमेंट को वही पीएच रेंज चाहिए अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। अगर पीएच उससे आगे पीछे हुई तो इसका मतलब है कि वहां पे वो वाइटल रिएक्शंस जो कि नॉर्मली हो रहे थे वो नहीं हो सकते, चाहे वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं चाहे वो कोई और फंक्शन है। सो एक तो बफर्स हैं जो कि पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं, इसके अलावा इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में प्रोटीन्स के पास भी बफरिंग एबिलिटीज होती हैं, न्यूक्लिक एसिड के पास भी या न्यूक्लियोटाइड्स के पास भी बफरिंग एबिलिटीज होती है। ठीक है, आपके पास जो यूरिन है, यूरिन के अंदर प्रेजेंट अमोनिया, इसमें भी बफरिंग एबिलिटी होती है कि वो यूरिन की पीएच को मेंटेन रखता है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट फ्लूइड्स, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर बफर्स के अलावा कुछ और कंपोनेंट्स भी हैं जो कि बफरिंग एबिलिटी शो करते हैं। सो आखिर वो कौन से ग्रुप्स हैं, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ये बफरिंग एबिलिटीज इनको इंपार्ट करते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन को हम बफर कह सकते हैं अगर उसमें आपके पास कॉम्बिनेशन हो, फॉर एग्जांपल एक वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड में हम एग्जांपल ले लेते हैं एसिडिक एसिड की, और इसका स्ट्रॉन्ग बेस में एग्जांपल आ गई NaOH की, उसके साथ सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ से और जो रिमेनिंग आपके पास स्ट्रक्चर आएगा CH3COO दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका मतलब है कि आपके पास बफर के अंदर वीक एसिड, एक एसिड होना चाहिए और एक बेस होनी चाहिए। अगर एसिड वीक है तो उसका सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा, और दूसरी तरफ आपके पास दूसरी ऑप्शन है जिसमें आपके पास बेस होगी वीक
जिसमें एग्जांपल आ सकती है अमाइनो ग्रुप की या अमोनिया की, ठीक है। और इस वीक बेस का सॉल्ट होगा विद स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर अमोनिया है तो अमोनिया के साथ हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। और जब ये HCl रिएक्ट करेगा इसके साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4Cl which is salt with strong acid। स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, वीक एसिड या वीक बेस। वीक एसिड जो बफरिंग कैपेसिटी है वो वीक एसिड या वीक बेस शो करेगी, और उसके साथ आपके पास ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है ना, ये उस बफरिंग कैपेसिटी में इसको हेल्प करती है। किस तरह से हेल्प करती है ये भी मैकेनिज्म में देखते हैं। तो इन दोनों के अंदर जो बफरिंग कैपेसिटीज हैं यहाँ पे वीक एसिड की वजह से है, और इस बफर सिस्टम के अंदर बफरिंग कैपेसिटी किसकी वजह से है, वीक बेस की वजह से है। बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बगैर सोचे समझे, बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है, मीडियम में प्रोटॉन रिलीज कर देते हैं या मीडियम से प्रोटॉन्स को पिक कर लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग वीक एसिड या वीक बेसिस है जो कि ऑप्शनल या फिर कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रोटॉन को एक्सेप्ट या प्रोटॉन को रिलीज करते हैं। सो बफरिंग एबिलिटीज कौन शो करेंगे, वीक एसिड्स एंड वीक बेस। लेकिन बफर में उनके साथ उनके काउंटर पार्ट्स में उनका सॉल्ट प्रेजेंट होगा विद स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गई। सॉल्ट होगा वीक बेस, वीक एसिड का, वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे देखें वीक एसिड उसी एसिड का सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे वीक बेस है उसी बेस का सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कोई दूसरा वीक एसिड नहीं है, उसी वीक एसिड और उसी वीक बेस ने किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बनाया। समझ आई। सो अच्छा, इस तरह के बफर्स जिनमें बफरिंग एबिलिटीज एसिड्स के पास है, इनको कहा जाता है एसिडिक बफर्स। और वो बफर्स जिनमें बफरिंग एबिलिटीज किसी बेस के पास है, ये क्या होंगे, बेसिक बफर्स। ठीक हो गया। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा है कि सेल्स के अंदर प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड्स में भी बफरिंग एबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये, या एक आइडिया ले सकते हैं कि इसका मतलब है कि प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड्स में भी वीक एसिड या वीक बेसिस प्रेजेंट हो सकते हैं। दैट्स व्हाई ये बफरिंग एबिलिटीज शो करते हैं। सो सेलुलर सिस्टम में वो सारे के सारे कंपोनेंट्स जिनके पास वीक एसिड और वीक बेसिस है, वो बफरिंग एबिलिटीज क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। चाहे वो एटीपी है, चाहे वो प्रोटीन्स है, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, चाहे वो अमोनिया है, चाहे वो कोई और कंपोनेंट है विद वीक एसिड और वीक बेस, वो किसी ना किसी सिस्टम में बफरिंग एबिलिटीज क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो ये नहीं सोचना कि प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड बफर के तौर पे एक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जो बफरिंग एबिलिटीज शो करते हैं कंपोनेंट्स वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जब मैं प्रोटीन्स पढ़ाऊंगी तो वहां पे टाइट्रेशन डिस्कस करते हुए इनकी बफरिंग एबिलिटीज को दोबारा हाईलाइट करेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो। सो अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले एसिडिक बफर्स की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, एसिडिक बफर्स की कंपोजिशन मैंने आप लोगों के सामने पहले से डिस्कस की हुई है। इसमें आपके पास एक तो है वीक एसिड, अगर ये एसिडेट बफर सिस्टम है तो एक तो वीक एसिड है, और दूसरा यहाँ पे उसी वीक एसिड का सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे ही है ना। सो जो वीक एसिड है आपका, इसका रिएक्शन रिवर्सिबल है ना, तो ये जो वीक एसिड है इसका रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल। बिकॉज हमने ये पढ़ा है और हमें अभी तक ये आइडिया हो चुका है कि ये सोल्यूशन में हर वक्त प्रोटॉन रिलीज नहीं करते, बल्कि किसी खास कंडीशन में प्रोटॉन रिलीज करते हैं बिकॉज दे आर वीक, और इस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हुए ये आयंस ये करेंगे, यहाँ पे डिस्पर्स करेंगे। दूसरी तरफ इस वीक एसिड का सॉल्ट है, लेकिन सॉल्ट किसके साथ है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो इसका मतलब है ये जब मीडियम में आएगा तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग पार्टनर ये पूरी तरह से आयोनाइज हो जाएगा। और इसके कौन कौन से सॉल्ट्स होंगे,
सो एक्वियस मीडियम के अंदर आपका ये कंपोनेंट प्रेजेंट है, बफर में ये चीजें प्रेजेंट है। अब ली-शेटलियर्स के प्रिंसिपल को भी याद रखना है। सपोज मैं इस सॉल्यूशन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर देती हूं और वो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड ने बगैर सोचे समझे अपने प्रोटॉन रिलीज कर दिए। अब इस मीडियम के अंदर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है ना? Yes. तो अब ये वाला रिएक्शन तो रिवर्स हो नहीं सकता, ये रिएक्शन रिवर्स होगा और इस प्रोटॉन को एडजस्ट करने के लिए या इस प्रोटॉन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्जुगेट बेस इसके साथ रिएक्ट करेगी और कन्वर्ट हो जाएगी प्रोटोनेटेड एसिड में। तो जो मैंने प्रोटॉन या मैंने एसिड ऐड किया उसका इफेक्ट क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। मजीद एसिड अगर ऐड करती हूँ तो यहाँ पे दोबारा से आपके पास इसकी कंसंट्रेशन, अब ये वाला भी यूज हो सकता है बिकॉज एक पार्ट ये दोनों क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। ये जो आपका एसीटेट आयन है ये सोडियम के साथ तो रीएसोसिएट नहीं हो सकता, लेकिन प्रोटॉन के साथ एसोसिएट होकर ये पार्ट तो बना सकता है ना। तो होगा क्या कि जैसे जैसे प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी मीडियम में बहुत सारे एसीटेट आयंस जो है वो अवेलेबल होंगे जो कि इसको रीएसोसिएट करके प्रोटोनेटेड एसिड में क्या करते जाएंगे? कन्वर्ट करते जाएंगे और इस तरह से आपके पास जो है वो प्रोटॉन का इफेक्ट क्या होता जाएगा? न्यूट्रलाइज होता जाएगा। और ये जो यहाँ पे आपके पास एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन अब कम हो रही है, उस कम कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए इसकी डिसोसिएशन क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग है ना, हर कंडीशन में रिलीज कर सकता है। अगर ये रिलीज नहीं करता तो यहाँ से ये डिसोसिएट करना शुरू कर देता है और जितनी इसकी फॉर्म होगी वो सारे की सारी क्या होगी? आयोनाइज्ड फॉर्म होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहाँ पे pH इज इक्वल टू pK वैल्यू वाला मैं बात नहीं कर रही, मैं सिंपल ये कह रही हूँ कि ये एक अलग सोल्यूशन है, एक बफर सोल्यूशन है जिसके अंदर वीक एसिड के ये आयंस प्रेजेंट है और आपका जो उसका सॉल्ट है उसके ये आयंस प्रेजेंट है। अगर आप स्लाइड से देखो तो इस सोल्यूशन के अंदर मैंने ऐड किया प्रोटॉन। मैं प्रोटॉन्स के इफेक्ट को चेक करना चाह रही थी। आवाजें क्यों आने लगी हैं? अगर समझ नहीं आ रही तो मैं दोबारा बता रही हूँ, मैं आंसर सुने। देखें इस बफर सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, वीक एसिड जो कि डिसोसिएट होकर ये आयंस प्रोड्यूस करता है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसका सॉल्ट जो कि कंप्लीटली आयनाइज होकर ये आयंस प्रोड्यूस करता है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर अगर आपने कोई एसिड ऐड किया है तो हम ये कहते हैं ना कि बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि एक्सटर्नल एसिड ऐड करने के बाद भी पीएच को चेंज नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता वो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि व्हेनेवर हम यहाँ पे एसिड ऐड करते हैं और प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज होती है तो दिस प्रोटॉन कैन एसोसिएट विद कॉन्जुगेट बेस और ये बना सकता है एसिटिक एसिड अकॉर्डिंग टू ली-शेटलियर्स प्रिंसिपल। बिकॉज प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ गई और अगर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में, और आपका ये प्रोटॉन इसके साथ एसोसिएट होके क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे इस एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये एसीटेट आयन ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है। सो हर टाइम मीडियम के अंदर ये एसीटेट आयन अवेलेबल रहेगा ताकि अगर प्रोटॉन की वजह से ये यूज हो रहा है तो फर्दर प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये अवेलेबल रहे। तभी इसका सॉल्ट भी यूज किया गया और वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इसलिए था ताकि ये रिवर्स होकर इसकी कंसंट्रेशन को कम ना कर सके। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। के साथ भी तो सोडियम को रिएक्ट करते हैं, सॉरी सोडियम के साथ भी तो रिएक्ट कर सकते हैं ना ये और ये यस रिएक्ट कर सकते हैं लेकिन ये आपस में रिएक्ट करके रीएसोसिएट नहीं हो सकते। इस एसोसिएशन की वजह से इसकी कंसंट्रेशन कम नहीं होती। ये रिएक्शन पॉसिबल है लेकिन यहाँ पे इस बफर को वर्क करने के लिए ये कॉन्जुगेट आयन चाहिए ना, तो वो तो रहेगा, वो यहाँ से यूज नहीं होगा, वो कहीं डिस्पर्स नहीं होगा, उसकी कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी। इज इट क्लियर? अब इसी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम कोई बेस ऐड करते हैं तो जी इसी सॉल्यूशन के अंदर जब हम एसिड को ऐड करेंगे तो उससे होगा क्या कि जो सॉल्ट और वो तो एसिटिक एसिड को मतलब वो आयन प्रोड्यूस करता रहेगा, लेकिन अगर कोई ऐसी स्टेज है जिसके अंदर वो जो सॉल्ट है वो
तभी हम ये कहते हैं कि कोई एक बफर हर पीएच के ऊपर जो है वो ऐसा बफर ऐड नहीं कर सकता, उसकी एक मिनिमम सी रेंज है, 2 यूनिट्स की रेंज है, इसलिए उसने ऐसा बफर ऐड करना है, उसके बाद उसकी बफरिंग कर देती है। और इसकी जो कंसंट्रेशन है कि हमने इसकी वहां से जी बच्चों, सेकंड है कि अगर इसी ऐसे बफर सिस्टम के अंदर हम कोई बेस ऐड कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर देते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब OH नेगेटिव आयंस ऐड किए जाएंगे और ये डिसोसिएट होंगे सोडियम एंड OH नेगेटिव आयन में, इस केस में आपका ये जो OH नेगेटिव आयन है ये एसोसिएट होगा प्रोटॉन के साथ और वाटर बनाएगा, यानी अब OH नेगेटिव आयन ऐड करने की वजह से मीडियम में से प्रोटॉन कंज्यूम होना शुरू हो गए और इक्विलिब्रियम दोबारा डिस्टर्ब हो रहा है, बिकॉज़ दिस टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में आपका ये जो एसिटिक एसिड है ये आयनाइज होकर इसको क्या करेगा, मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो इस केस में भी आपका जितना जो है ये प्रेजेंट होगा, बेस प्रेजेंट होगी, उतना ही वीक एसिड की आयनाइजेशन ज्यादा होगी और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये प्रोटॉन्स कंसंट्रेशन को क्या करता जाएगा, रीस्टोर करता है। इतना इसलिए नहीं है कि वो वाटर को भी आयनाइज करते हैं, उसके इनिशियली जो जैसे टाइट्रेशन करवाते हैं मैंने कहा था ना, सबसे पहले वो वाटर को ही टारगेट करता है, वाटर के प्रोटॉन्स को यूज करता है और उसको कंपनसेट करने के लिए वो फर्दर करता है। जब ये वाटर बचेगा तो तब तो इसकी बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती नहीं, लेकिन वाटर बनने के दौरान प्रोटॉन जो है वो रिलीज हुआ है ना, प्रोटॉन कंज्यूम हुआ है और हमें उस प्रोटॉन को वापस उस मीडियम के अंदर रिलीज करवाना है, बिकॉज उस प्रोटॉन की वजह से पीएच चेंज हो सकती है। सो वीक एसिड यहाँ पे क्या करेगा, दोबारा से वो डीप्रोटोनेट होकर प्रोटॉन रिलीज करके वो प्रोटॉन जो वाटर या एक्वस मीडियम में से अगर कंज्यूम हुआ भी है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा, ठीक है, बिकॉज फ्री प्रोटॉन्स मीडियम के अंदर पीएच को सिग्निफिकेंटली चेंज कर सकते हैं। HCl ऐड करने से पहले कोई चेंज नहीं था। इस केस में जब बफर एज अ बफर एक्ट कर रहे हैं ना तो पीएच में चेंज नहीं होगा, बिकॉज पीएच में चेंज तब होना है जब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन या तो इंक्रीज होनी है या प्रोटॉन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी है। लेकिन हमने ये देखा कि HCl ऐड करने की वजह से अगर आपके पास जो है वो मीडियम में से प्रोटॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई थी तो जो प्रोटॉन ऐड हुआ था उसको एसीटेट आयन ने कंबाइन कर लिया था, सो एडिशनल कोई प्रोटॉन नहीं बचा, जिसकी वजह से पीएच उतनी ही रहेगी जितनी पहले, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपके पास है बेसिक बफर्स। हम लोगों ने बेसिक बफर्स का एक दफा यहाँ से क्लियर करना है, जिसको हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे। उसके बाद 2 बफर सिस्टम मैंने बताने हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो बफर सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ जाता है और वैसे भी मेकैनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेसिक बफर्स। बेसिक बफर्स का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि इसमें आपके पास एक वीक बेस होगी, ठीक है, वो मोस्टली अगर अमोनिया से मिलके बनी है तो वो हो सकती है NH और OH, बिकॉज बेस में आपके पास एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, तो अमोनिया से बनने वाली बेस आपके पास ये हो वीक बेस। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज वीक बेस जो कि रिवर्सिबली आयनाइज इस तरह से होके प्रेजेंट हो सकती है। देन इसी वीक बेस का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे बना है तो मैं वहां पे बता चुकी हूँ कि अगर HCl के साथ इस बेस को न्यूट्रलाइज कराया जाए तो इसमें से ये जो बेसिक पोर्शन है अमोनियम, ये क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके इस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट बनाता है जो कि इस तरह से आयनाइज हो सकता है। सो अब हमारी वही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि यहाँ पे वी हैव अ वीक बेस and salt of this weak base with strong acid. So this is a basic buffer. ठीक है, इस बेसिक बफर के अंदर अगर हम ऐड करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को HCl, तो HCl चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है प्रोटॉन रिलीज करेगा, ये प्रोटॉन न्यूट्रलाइज होने के लिए OH नेगेटिव आयन के साथ एसोसिएट होंगे इस मीडियम के अंदर जो अवेलेबल है। और अब यहाँ पे आप दोबारा से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब OH नेगेटिव आयन यहाँ से रिलीज होते जाएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और अकॉर्डिंग टू द ली शैटलियर्स प्रिंसिपल उस कंसंट्रेशन को रीस्टोर करने के लिए आपका ये जो वीक बेस है ये आयनाइज होके OH नेगेटिव आयन उसकी जगह क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा।
तो इसका मतलब है कि इस सोल्यूशन के अंदर आपकी जो वीक बेस है वो जितने OH नेगेटिव आयंस यहाँ मीडियम के अंदर, चाहे वो एक्वस मीडियम से यूज हो रहे हैं, वाटर के OH नेगेटिव आयंस यूज हो रहे हैं, लेकिन जितने OH नेगेटिव आयंस यूज होते जाएंगे उतने वो क्या करता जाएगा, लाइब्रेट करता जाएगा मीडियम में, ताकि ओवरऑल सोल्यूशन की पीएच चेंज ना हो। बिकॉज अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो अकॉर्डिंग टू द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, एक्सीड होती जाएगी। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू बेसिक बफर एसिड के रिस्पांस में पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। सेकंड वन इज एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब जब आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को मीडियम के अंदर ऐड करते हो तो इस केस में आपके पास OH नेगेटिव आयंस जो रिलीज हो रहे हैं ये यहाँ पे किसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं, NH4 के साथ, और बना सकते हैं NH4OH वीक बेस को। यानी इस केस में आपके पास क्या होगा, NH4OH इसके साथ कंबाइन होके ओवरऑल इसकी कंसंट्रेशन को एक्सीड करते हैं। यानी जितना ज्यादा आपका OH यहाँ पे ऐड हो रहा है इसका मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है ना, बिकॉज पहले से OH यहाँ पे भी प्रेजेंट है और एडिशनल OH आप ऐड करते जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा OH यहाँ पे ऐड होता जाएगा उतना ज्यादा रिएक्शन किस तरफ जाता जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि एडिशनल जितने OH नेगेटिव आयंस हैं वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि उन OH नेगेटिव आयंस को यहाँ से न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास अमोनियम आयन प्रेजेंट है, जो कि अगर एक OH नेगेटिव आयन है उसके साथ एसोसिएट होकर ये बेस बनाएंगे, और अगर 2, 3 या उससे ज्यादा है तो वो सारे के सारे इस बेस के साथ एसोसिएट होकर दोबारा से वीक बेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो इन दोनों एसिडिक और बेसिक बफर्स के मैकेनिज्म को देखने से हमें पता चला कि इन बफर्स की प्रेजेंस में मीडियम में ऐड होने वाले प्रोटॉन्स और मीडियम में ऐड होने वाले OH नेगेटिव आयंस फ्री नहीं रहते। अगर वो मीडियम में से प्रोटॉन या OH नेगेटिव आयन को कंज्यूम करते भी हैं तो जितने प्रोटॉन्स या OH नेगेटिव आयंस वो कंज्यूम करेंगे उतने उस वीक एसिड या वीक बेस की वजह से बन भी जाते हैं। तो इस वजह से इन बफर्स के सॉल्यूशंस की वजह से मीडियम की पीएच चेंज नहीं होती। और ये चीज सबने याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि अगर ये बफर सिस्टम है तो ये 1 pH पे भी बफर है, 2 पे भी बफर है, 3 पे भी बफर है, 4 पे भी बफर है। नो, कोई भी वीक एसिड या वीक बेस एक खास रेंज में बफरिंग कैपेसिटी शो करता है और वो रेंज उसकी pKa वैल्यू पे डिपेंड करती है, उससे 1 यूनिट कम और 1 यूनिट ज्यादा। सो अगर आपसे कहा जाता है कि ब्लड में एसीटेट आयन ऐसा बफर एक्ट कर सकता है, नो, क्योंकि ब्लड की पीएच कहाँ पे मेंटेन रखनी है, 7.2 पे, और उसके लिए हमें एक ऐसा बफर चाहिए जो कि pH 7 पे pH को मेंटेन रखे, जबकि एसिटिक एसिड 3 से 5 की रेंज में रखता है। सो एसिटिक एसिड ब्लड के अंदर ऐसा बफर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। ब्लड में बफर सिस्टम के तौर पे एक्ट करता है कार्बोनेट एंड फॉस्फेट बफर सिस्टम। जी क्वेश्चन है किसी का? उसके बाद हमें बफर सिस्टम को देखना है। जी